लोधी वंश पढ़ रहे थे हम। दिल्ली सल्तनत खत्म होना था ना आज, और लोधी वंश के भी दो सुल्तान हम पढ़ चुके थे। पहला जिसने अफगानिस्तान से दुनिया को इनविटेशन दे दिया कि आ जाओ भारत में, तुम्हें बढ़िया पद दूंगा। कहाँ से लोग उठ के आ गए? तुम ये सोचो कि अफगानिस्तान के वो लोग जो यहाँ आए वापस थोड़ी गए। इस तरह इंडिया मिक्सचर है, कहीं कहीं के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके यहाँ बस गए। अफगानिस्तान से ये आए लोग बड़े पदों पर बैठा के क्या बोला, मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बराबरी का हूँ, और अगर तुम खड़े हो तो इस बात में मेरी इज्जत है कि मैं भी खड़ा रहूँ, मैं बैठूंगा नहीं, मैं कोई बड़ा ऐसा राजा नहीं, तुम में से ही एक हूँ। और इसीलिए सबसे लंबा टिका कब से कब तक? 1451 से 1400, इससे ठीक 100 साल पहले देखें तो 1351 से 1388। एक आदमी, क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी के चाचा का लड़का ना, रज्जब का पुत्र। इसके टाइम में सबसे कम विद्रोह हुए, और कोई खास विद्रोह इसीलिए नहीं पनपा क्योंकि बहुत सहिष्णु था, सब लोगों को बराबरी का अधिकार देता, बड़ा सिंपल सोबर सा आदमी था। लंबा टाइम काट गया, अच्छा टाइम काट गया। इसके 9 में से तीसरा बेटा था जिसका नाम था सिकंदर, सिकंदर शाह लिख देते हैं। इसी को सिकंदर शाह लोदी या सिकंदर लोदी भी कहा जाता है, जिसने अपने पिता के विरुद्ध कट्टरता दिखाई और महिलाओं को कहा कि कोई भी महिला जो है वो मज़ारों पे नहीं जाएगी, कोई भी आदमी ताजिए नहीं निकालेंगे मुहर्रम में, और हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए। मतलब एक कट्टर टाइप का आदमी था ये, ना मुसलमानों के लिए बहुत पॉजिटिव, ना हिंदुओं के लिए। अपनी मर्जी से चलने वाला निरंकुश था, इसके ऊपर कोई अंकुश ना लगाए, इस टाइप का था, लेकिन समझदार बहुत था। और इसीलिए इसके टाइम में म्यूज़िक से जुड़ी एक किताब लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही, इसने बड़ी चालाकी से, समझदारी से राजस्थान के तरफ के राजाओं को कंट्रोल में करने के लिए एक शहर नया बसाया, आगरा, 1504 में, और 1506 में इसको अपनी राजधानी बना दिया। तो राजधानी हमने कल भी बात की थी, पहले लाहौर, फिर दिल्ली, फिर देवगिरी, फिर दिल्ली, और अब आगरा। ये अलग अलग टाइम पे जैसी ज़रूरत बनी वैसे राजधानियों की जगह बदलते चले गए। और इसके बाद इसने ठीक ठाक शासन किया, बढ़िया काम निकला। इसके बाद 1517 में इसका जो अगला वंशज था, इसका बेटा, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में भी। 1517 से लंबा नहीं टिका क्योंकि इसके विरुद्ध इसके स्वयं के चाचा, पंजाब के गवर्नर और राणा सांगा, ये लोगों ने मिलके सबने, और किसको इनविटेशन दिया, बाबर। और इस तरह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का युग का अंत हो गया। और दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि सुल्तानों ने अपना नाम बड़ा कर लिया था, कहने को दिल्ली सल्तनत थी लेकिन हम पढ़ के आए हैं, याद करो, एमबीटी ने 23 प्रांत बनाए थे और दक्षिण तक उनकी बेल्ट फैली थी। तो दिल्ली सल्तनत को आप लाहौर, दिल्ली और ये पूरा इलाका कवर करके, देवगिरी, जाजनगर, बंगाल, ये हमने पढ़ लिया था ना। यानी कहने को दिल्ली सल्तनत है, पर पूरे भारत पर एक बड़े हिस्से पर राज किया है इस टाइम के सुल्तानों ने। लेकिन ये बादशाह नहीं थे। इसके आगे जो आएंगे ये लोग, जिनको आप कहेंगे ये कौन है, मुगल। मुगल दो लोगों का मिक्सचर है, एक मंगोलों का और एक, हाँ, जो ये दो हमने भयानक टाइप के आदमी पढ़े थे, एक 1221 और एक 1398। 1221 वाला चंगेज खान, द ग्रेट खान, जो समझदारी से किसने रोक लिया था, इल्तुतमिश ने, सिंध नदी से वापस लौट गया था, मंगबरनी को हमने यहाँ शरण नहीं दी थी। इसके काफ़ी साल बाद 1398 में जो एक लंगड़ा पैर से, जिसका पैर खराब था, तैमूर, और 1398 में दिल्ली को लूटा और कत्लेआम, और फिर कांगड़ा घाटी, हिमाचल पूरा नष्ट कर गया। इन दोनों के वंश से संबंधित था ये बाबर, जिनके नाम में क्या जुड़ गया, मुगल। और फिर मुगलों ने सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा और पूरी दक्षिण की बेल्ट पर राज किया। और इनका इतना नाम था कि जब विदेशी BEIC लेकर आपके देश में आए थे, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए थे और इनसे कहा था कि क्या अगर आपकी परमिशन हो तो व्यापार कर ले। यानी अगर ये परमिशन ना दे तो इनकी औकात नहीं थी व्यापार करने की। और जब ये आए थे ना मुगलों के टाइम में, तो ये कितने साल तो डोरमेंट स्टेट में रहे, मतलब शांत बैठे रहे, क्योंकि कंपनी आज की तो है नहीं। 1608 से
और 1757 प्लासी। इतने 150 साल तक इस कंपनी ने बिल्कुल भी कुछ भी कोशिश बड़ी नहीं की, क्योंकि इनका नाम चलता रहा। मुगल खत्म हो गए थे 1707 के बाद, ताकतवर नहीं थे, लेकिन 50 साल वो नाम इतना था कि प्लासी के युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार हो ही नहीं पाई। कितने साल तक? और फिर जब वो तो विदेशी एक ने हमारी पोल पट्टी खोल दी, ईरान के आदमी ने, जिसका नाम क्या था? नादिर शाह, 1739। अगर नादिर शाह आक्रमण ना करता ना, तो क्या पता ये बेवकूफ़ जो इस तरह के रंगीला और लंपट मूर्ख और इस तरह के शाहे बेखबर थे, ये चलते ही चले जाते, क्योंकि राजा तो बने ही बैठे रहे, लेकिन ये अंदर से कमज़ोर हैं। ये 1757 में सबको पता चल गया, और फिर आपका देश लगातार अंग्रेज़ों के जंगल में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, और फाइनली 100 साल के अंदर अंदर आपके देश पर महारानी ब्रिटेन का राज स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से भारत की जो अंदर का खोखलापन था वो बाहर आ गया इन सब छोटे से दौर में, 1757 से 1857 में। ये बाबर से पहले आज हम इसको पूरा करते हैं, फिर बाबर पे पहुंचेंगे। कल देखो थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, सैयद वंश शायद पढ़ा नहीं था, वैसे समझ हमने सारा लिया था, है ना। पेज नंबर 26 का एंड, फिरोज के उत्तराधिकारी पूरे हो गए थे, ठीक है। सैयद वंश पे आ जाओ, 26 पेज का एंड। ये सैयद कहाँ से आए, किसकी मदद की इन्होंने? इन्होंने तैमूर की मदद की। जब तैमूर कब आक्रमण करने आया था, और दिल्ली सल्तनत को कौन संभाल रहा था? नासिरुद्दीन, क्या नाम था इसका, और किस उसका था ये? तुगलक का। तुगलकों का ही तो था, ये 6 थे ना तुगलक में, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट 3 कमजोर, उनके टाइम में आया। ये जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है तो दिल्ली बैठा है, जो आदमी बाहर से आ रहा है जिसका नाम क्या है? तैमूर, इसकी मदद करेगा एक बीच में रहने वाला आदमी जिसका नाम है खिज्र खां। और ये खिज्र खां जब इसको सारी बातें बताएगा कि ऐसे ऐसे अटैक कर सकता है, वहाँ इनका टेरिटरी, वहाँ से पैसा निकलेगा, तो ये खिज्र खां को जाते जाते कहेगा कि भाई तूने मेरी मदद की, इसलिए अब तेरे पास रहेगा दीपालपुर, जो आज पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्तान जो पंजाब का, इसका पाकिस्तान का है, और सिंध, यानी पाकिस्तान की जो बेल्ट है वो एज अ गिफ्ट किसको देके चला गया? खिज्र खान डरपोक था, ना सिक्का चलाया ना सुल्तान कहलाया। इसका बेटा मुबारक शाह सिक्का भी चलाएगा और सुल्तान भी कहलाएगा। पढ़ेंगे सैयद वंश। ये तो मैंने इसके बारे में ऐसे डिटेल तो नहीं पढ़ी कि कहाँ से आए थे ये, मतलब ऐसे यहीं आसपास के, नहीं ऐसा नहीं लिखा था कहीं कि तैमूर के साथ आए हों। देखो सैयद वंश पे आ जाओ, पहला पॉइंट देखो, 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव डाली। तो सैयद वंश में खिज्र खान कुछ नहीं किया इसने, बस ये 21 तक रहेगा जब तक इसका बेटा लायक नहीं बनेगा। खिज्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया, और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, कौन सा दीपालपुर? ये दीपालपुर भारत में भी है, ये पाकिस्तान पंजाब वाला, लिख लो यहाँ, पाक पंजाब, तो पाकिस्तान की बेल्ट इसको दे गया। नेक्स्ट देखना, तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खान ने स्वयं को उत्तर पश्चिमी भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ कर दिया। किस बेल्ट का बोला मैं राजा हूँ? ये मुल्तान, सिंध और पंजाब वाला। अगला टिक करना, खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और रैयत ए आला, रैयत कौन होते हैं? किसान, किसानों का मैं हेड हूँ बस, ये रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम रहने दिया। जो समझदार राजा होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है? सिक्के मेरे हो। याद है एक आयरलैंड से एक चोर आदमी यहाँ सिक्के अपने चला रहा था, ये यहाँ राज कर रहा है, लेकिन सिक्के किसके चला रहा है? तुगलकों के। इससे दिखता है कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं था। नेक्स्ट भी टिक करना, वो एक संप्रभु शासक के रूप में शासन नहीं करके तैमूर के पुत्र और उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। तो इतिहास किसका जिक्र करता है? जिन्होंने काम किया। उसने कोई काम ही नहीं किया, ना सिक्के चलाए, ना खुतबा, कुछ नहीं किया इसने। नेक्स्ट देखो, मुबारक शाह, ये इसका बेटा है, ये काम करेगा। संप्रभु की मेरी मेरी चलेगी। आज मैंने सुबह पॉलिटिकल साइंस में पहला शब्द यही पढ़ाया था, संप्रभुता संपन्न, और कहा था विदेशी मामले हम अपने आप देखेंगे, हमें राय मत देना, मैं जब अपने डिसीजन खुद लूँ तो संप्रभु। देश भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देखो, मुबारक शाह, ये इकलौता लायक है खिज्र खां के वंश में, ने शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। तो इसका मतलब सबसे लायक सैयद वंश में कौन हुआ? मुबारक शाह। शुरुआत किसने की? खिज्र खां। कौन से एरिया का हेड बन गया?
पाकिस्तान के इलाके का, लेकिन ना खुतबा पढ़वाया ना सिक्के चला, कुछ नहीं किया, तुगलकों के चलवाता रहा। इसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है। खुतबा होता है जैसे हम अपने धर्म का नाम लिख के, मान लो हम अपनी जैसे नेम प्लेट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पिताजी का नाम, अपना नाम, कई देखा 3-4 के नाम लिखवाते हैं। ऐसे खुतबा पढ़वाते थे ना जो इस्लाम धर्म को मानते थे, तो अपनी वंशावली लिखवाते थे ये, जैसे अपने खुदा की शुरुआत करके लिखित में, और फिर भाई हमारे दादा परदादा ये वो सबका नाम, तो उसे कहते खुतबा पढ़वाना, धर्म से जुड़ा था, इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट देखो, ये इसकी ये टॉपिक नहीं आएंगे, तीनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी वंश पे आ जाओ। पहला बड़ा राजा कौन है इनका, सुल्तान? हाँ, यहाँ लिखो सबसे लंबा शासनकाल 39 ईयर्स का, कहीं कहीं 38 देते हैं, अगर इसको 38 मानोगे तो उसको 37 मान लेना, इसको 39 मानो तो उसको 38 मान लेना। उसको मतलब कौन यहाँ, फिरोज शाह तुगलक। अभी हमें कंफर्म पता है, लिख लो जल्दी से, सबसे लंबा शासनकाल यहीं लिख लो। सेकंड लंबा शासनकाल फिरोज शाह तुगलक। ठीक 100 साल का अंतर है दोनों में, वो 1351, ये 1451, वो 1351 से 88, ये 89, बस इतना फर्क है। फिरोज शाह का 2 बार क्यों हुआ था? औरंगजेब दिल्ली सल्तनत में था तो बादशाह था, मुझे तो नहीं याद, मैंने ऐसा कहीं मैंने बताया था, फिर मुझे सर्च करना, हो सकता है मैंने अपने नोट्स में लिखा हो इसलिए बताया हो, मैं दोबारा देख के बताऊंगी। चलो आगे पढ़ें इसको, कहाँ पहुंचे हम? पहला लिख लिया ये, सबसे लंबा शासनकाल। दूसरा लंबा शासनकाल फिरोज शाह तुगलक। अब ध्यान से पहला पॉइंट टिक करना, अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोदी ने गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होकर पहले अफगान साम्राज्य की नींव डाली। अब तक तुर्की पढ़ रहे थे हम, तुर्की कहाँ जाके एंड हो गए थे? देखो याद करो, जो सबसे ताकतवर तुर्की थे वो गुलाम थे, फिर खिलजी क्रांति थी, याद है, आदिवासी लोग थे, फिर तीसरे आए थे तुगलक, वो भी तुर्क थे। अब तुर्कों का नाश हुआ और अब कौन आ गए? अब बीच में आए सैयद, जो कि विदेशियों का कहते हैं मूल था, और अब कौन आ गए? अफगानिस्तान। ये सब विदेशी हैं, ये टिक कर लो, अफगानिस्तान के थे ये, ठीक है। प्रथम अफगान साम्राज्य, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखना, पहला तुर्की साम्राज्य कहेंगे तो गुलाम वंश, और अफगान कहेंगे तो अफगान लोदी वंश, और पहले आदिवासी तुर्किस्तानी कहेंगे तो। नेक्स्ट देखो, बहलोल लोदी के अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल, ये शाह खेल है, ये मात्रा उसने एक्स्ट्रा लगा दी, शाह खेल, और इनका कबीला था गिलजई कबीला। जैसे बस पढ़ लेना चाहिए, कोई रटने की जरूरत नहीं, गिलजई कबीला। इन केस आए तो हमें पता हो कि अफगानिस्तान के ये एक शाखा के गिलजई कबीले के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रटने की बात नहीं है, एक आइडिया रखना है बस। गिलजई कबीला, शाह खेल इनका शाखा थी कबीले की। फिर पढ़ो, से संबंधित होने के कारण उसने अफगानों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। टिक कर लो, अफगानों को भारत बुलाया। किसने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ बुलाया? यहाँ बहुत अमीर इलाका खाली पड़ा है, तो अफगानिस्तान से दुनिया उठ उठ के आ गई। आज भी भारत में बहुत सारे लोगों के जो सरनेम्स है ना, इसलिए वो अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी मूल के दिखते हैं, क्योंकि वहाँ से उठ के लोग किसके टाइम में आ गए थे। और फिर तुम्हें क्या लगता है, फिर वापस जाता है कोई? फिर यहाँ बस गए, फिर उनकी वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट पढ़ लो बस अगला। बहलोल लोदी ने मुख्य सफलता के रूप में 1484 में जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। इसको टिक कर लो, जौनपुर। किसी को याद है जौनपुर? जूना खां है ना, किसने बनाया था ये? फिरोज शाह तुगलक। जूना खां उसका भाई था, जिसकी डेथ के बाद वो बना था, तो ये वही जौनपुर है। अब ये इसका हिस्सा बन गया वापस से, बीच में अलग हो गया था, शर्की ने इसको अलग किया था, आगे जाके पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखना, बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। टिक कर लो, तभी तो कहेगा कि भाई मैं सुल्तान नहीं हूँ, और अगर तुम खड़े हो तो मैं भी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे में से ही एक हूँ। साधारण व्यक्ति था। सेकेंड लाइन टिक करना बीच में, वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। जब अपने सरदारों के साथ मिलता था, उसने सरदारों को मसनद ए अली कह के पुकारा। अब एक ऐसा था जिसने कहा कि मुझसे कोई मुझसे कोई सल्तनत का आदमी बात ही नहीं करेगा, मैं 40 को भी खत्म, और इसको। और एक ये है, उसकी लौह और रक्त की नीति थी, वो बहुत मारकाट मचाता था। ये साधारण आदमी, भाई तुम भी यहाँ आ जाओ, मिल के राज करेंगे। किसको बुला लिया? अफगान। पहला अफगान शासक है बहलोल लोदी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिकंदर लोदी। ये किसका बेटा है? बहलोल लोदी के 9 बेटे हैं, जिनमें से तीसरा बनेगा, ज्येष्ठ नहीं बनेगा। पहला पढ़ना, बहलोल का उत्तराधिकारी सिकंदर शाह हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला पॉइंट टिक कर लो,
अंडरलाइन। 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा शहर की स्थापना की। वहां पर बादलगढ़ का किला बनवाया और 1506 में आगरा लोधी साम्राज्य की राजधानी बनी। ये दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी है। तो दिल्ली सल्तनत की कई राजधानी हैं, लाहौर, दिल्ली, देवगिरी, वापस दिल्ली और अब आगरा। कितने शहर? 4। कौन दिल्ली से उठा के ले गया? कौन लाहौर से दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। लाहौर किसने बनाई थी? फिर इल्तुतमिश दिल्ली लाया। फिर इल्तुतमिश के बाद कौन उठा के ले गया? पागल एमबीटी। वापस एमबीटी दिल्ली लाया और अब आगरा ले गया सिकंदर लोधी। यानी दिल्ली सल्तनत में 4 राजधानियां बनी। चलो आगे पढ़ेंगे। तो बादलगढ़ का किला कहाँ बनवाया? आगरा में। अगला पॉइंट टिक करना। सिकंदर ने राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। तो कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके लिए लिखित में काम करवाया। क्या इससे पहले भी किसी ने करवा रखा है? पहले किसने? अलाउद्दीन ने और एमबीटी ने। वो दोनों भी समझदार थे। अगला पॉइंट टिक करना। उसने खाद्यान्न कर को समाप्त कर दिया। अगर महंगाई बढ़ती है तो टैक्स हटाने पड़ते हैं ना, तो इसने खाद्यान्न कर खत्म कर दिया। लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया। नाप के इंच का एक पैमाना बनाया, गजे सिकंदरी, यानी भूमि की पैमाइश का बढ़िया पैमाना जो आज तक चल रहा है। किसने बनाया ये? गजे सिकंदरी, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट टिक करना। उसने मुहर्रम और लिखा ना, मुहर्रम पर कर लो। मुहर्रम पर, मुहर्रम इनका त्योहार, ताजिए वो यात्रा मैंने बताई थी, ताजिए निकालना बंद करा दिया। इससे क्या दिखता है कि ये मुस्लिम्स को भी थोड़ा सा जब मान्यताएं उन पे कभी बैन कर सकता था, ये अपने दिमाग से चलने वाला था। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान कर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। टिक कर लो, मस्जिद शिक्षा का केंद्र। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। आज जजिया को भी फाइनली लिख लेंगे, थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे सब लोग समझ लो फिर लिखेंगे। अब ये बस पहली और आखिरी बार लिखा रही हूँ जजिया। इसको आज फाइनल कब से लगा, किसने लगाया, कब खत्म हुआ, सब कुछ लिख लेंगे। कौन से टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? हमारे देश में तो ये नाम हमने कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि हमने सुना था सीता, भाग, बलि, यही थे ना हमारे प्राचीन काल में। अब बिल्कुल शांत रह के सिर्फ सुनना, जो बोलेगा उसको कभी क्लियर नहीं होगा। जजिया सबसे पहले हमने सुना मोहम्मद बिन कासिम के मुंह से कि कोई ऐसा टेक्स्ट भी होता है क्या जजिया, कि जजिया लगाया जाए। ये कभी इंडिया थोड़ी आया। इसने तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा अपने यहाँ किया था अपने अंडर, वो सिंध था। इसलिए पूछे अगर कि भारत में प्रॉपर, तो इसका नाम नहीं है, लेकिन जजिया का इंट्रोडक्शन इंडिया तक जो हुआ वो किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। कासिम के बाद अपने अरबी आक्रमणकारियों में किसी का नाम नहीं पढ़ा, फिर आपने तुर्की पढ़े थे, और तुर्कियों में आपने पढ़ा था एक गजनवी और फिर एक आया था गौरी। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा आपके यहाँ बसने का टारगेट बना के आया? तो ऑब्वियस सी बात है कि जजिया वसूलने का टारगेट भी कौन बनाएगा? गौरी। गजनवी को ज़्यादा मतलब ही नहीं, उसको आना है, धन लूटना है, मंदिर तोड़ना, भाग जाना है। वो मंदिर भी गुस्से में आके तोड़ता था जब आप लोग उसको मंदिर लूटने नहीं देते थे, वरना उसको कोई मतलब नहीं था। इसीलिए आपके यहाँ गौरी थोड़ा सा काम करेगा जजिया के ऊपर। पर क्या गौरी यहाँ का शासक बना था? गौरी ने तो राज ही नहीं किया, इसीलिए। लेकिन अपने कुछ एरियाज में इसने कोशिश की हमसे ये पैसा वसूलने की। आपके यहाँ जो राज करेगा वो आदमी ऐबक है। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से जो जजिया भारत के लोगों से लेगा, दिल्ली के आसपास से, लाहौर से, वो कौन बनेगा? ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ही हम ऐबक से मानते हैं, इसलिए ऐबक का नाम आता है जब जजिया का नाम दिल्ली सल्तनत में आए। लेकिन आपने नाम इससे पहले किसके टाइम पे सुन लिया कि कोई ऐसा भी टैक्स लगता है। इस ऐबक ने जजिया कर लिया। जजिया लंबे टाइम तक चला, लेकिन उस टाइम तक आपके, जब ये इसके टाइम आया था ना, तो इस टाइम मेनली ये ईसाइयों और यहूदियों से वसूला था। ये ईसाई और यहूदी भारत के नहीं है, भारत में कभी ईसाई यहूदी थे ही नहीं। ये वो लोग हैं जो हिंद यवन के साथ आए होंगे ना बहुत पहले। सिकंदर का नाम सुना है? हिंद यवन, तो यही तो है। ये यूरोप में ही तो ईसाई थे, यहूदी थे। आपके देश में तो ईसाई यहूदी बाद में आए हैं। तो इन लोगों पे लगाया। तब तक हिंदुओं की कोई बात नहीं करता था। लेटर स्टेज में आके हिंदुओं को भी ऐड कर लिया। और फिर एक आदमी होगा फिरोज शाह तुगलक, याद करो, जिसने कि क्या कहा? ब्राह्मणों से भी लो। फिर इसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। तो पहले स्टार्टिंग में ये सिर्फ किन लोगों पे लगा था?
हाँ, गैर मुस्लिम में हिंदुओं को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो भाई सिंध तक के इलाके में कहाँ ज़्यादा हिंदू थे, तो मेन थोड़े से इलाके पे बेल्ट पे अपनी पे लगाया जजिया, फिर आगे निकल गए वापस। इन लोगों के टाइम इसने कोशिश की, ये टिका नहीं, ऐबक ने जजिया लगाया, फिरोज शाह ने जजिया किससे भी वसूला, ब्राह्मण से। समझ में आ गया ये। अब जो पढ़ रहे हैं हम, किसका नाम पढ़ रहे थे, सिकंदर लोदी, ये इसको और इलेबोरेट करेगा और ये कई और कम्युनिटीज को भी इसमें शामिल कर लेगा, इसलिए सिकंदर का नाम आया। और फिर इनके बाद आपके देश में कौन लोग आ जाएंगे, मुगल। और मुगलों में बाबर लंबा टिकेगा नहीं, 4 ही साल टिकेगा, तो जजिया वसूलेगा। फिर हुमायूं 10 साल टिकेगा मारकाट में, वो भी इसको वसूलेगा। और जब अकबर आएगा तो अकबर तो धर्म ही नया चला देगा, कौन सा, और अकबर कहेगा जैसा हिंदू वैसा मुसलमान, बहुत बाद में जाके, स्टार्टिंग में ये भी कट्टर था। और इसीलिए इसने अपने टाइम में क्या माफ कर दिया, जजिया। लेकिन जजिया टैक्स माफ करने से बहुत सारा पैसा आना रुक गया, तो इसकी जो अगली पीढ़ी में औरंगजेब आएगा ना, वो फिर से वापस कहेगा कि क्यों इसने बंद किया, हम दोबारा लेंगे। तो औरंगजेब वापस से हिंदुओं से जजिया कर ऐंठने लगेगा। औरंगजेब के बाद एक आदमी आएगा मोहम्मद शाह रंगीला, वो इसको बंद करेगा, फिर दोबारा चलाएगा। फर्रुख सियर का नाम शायद मैंने कभी बताया हो, फर्रुख सियर के टाइम पे भी इसके ऊपर फिर लिया जाएगा, फिर बंद करेगा। फाइनली रंगीला इसको 48 आते आते पूरी तरह से बंद कर देगा। उसके बाद दोबारा किसी ने जजिया नहीं वसूला। तो जजिया आज की देन नहीं है, जजिया पहला विदेशी आक्रमणकारी लाया था और मुगलों का एंड होते होते तक जजिया था भारत में। 1748 में जाके जजिया पूर्ण रूप से खत्म हो गया, क्योंकि आप खुद देखो 1757 में तो प्लासी आ गया था, उस टाइम कहाँ इनका इतना डंका था कि भाई ये चाहें और हम जजिया दे दें। चलो, इसमें ना सबसे पहले पेज पर जगह खाली है, वहाँ जजिया हेडिंग डाल दो। जजिया जहाँ देखो, जहाँ जगह मिले जिस पेज पर, पहले पेज पे थोड़े साफ जगह है या दूसरे तीसरे पे, जहाँ सेकंड पेज देखो खाली है साइड में, वहाँ लिखो, हेडिंग डाल दो जजिया कर। लास्ट में जहाँ मिल जाए पढ़ लेना, बस कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालो जजिया कर, इसमें लिखो, पॉइंट्स में लिखना। पहला पॉइंट लिखो, मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध में पहली बार जजिया लगाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध में पहली बार जजिया लगाया गया, जजिया कर लगाया गया। ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान, ताकि तुम्हें याद रहे कि पाकिस्तान, मेन भारत में नहीं था वो। मोहम्मद बिन कासिम के समय पहली बार जजिया कर लगाया गया सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, पहली बार जजिया यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया। अगला पॉइंट, पहली बार जजिया यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया, यहूदियों और ईसाइयों से। यहूदी मतलब ज्यूज और ईसाई मतलब क्रिश्चियन, ये सब यूरोप के हैं, तो हिंद यवन थे ये। हिंद यवन हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, कहाँ रहते थे, जहाँ से वो सेल्यूकस निकेटर और ये वापस गए थे, कौन लोग, सिकंदर। तो यही तो इलाका था, ब्यास नदी से ऊपर का इलाका है, सिंधु के हेरफेर का इलाका। लिख लिया इसमें, मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध में लगा। और हमने क्या लिखा, फर्स्ट टाइम जजिया किससे वसूला गया, यहूदी और ईसाई, यही लिख लो। बाद में हिंदुओं पर भी लगाया गया, बाद में हिंदुओं पर भी लगाया गया। तो पेपर में आ जाए, सबसे पहले सिंध के इलाके में जजिया किस पर लगाया गया, यहूदी और ईसाइयों पर, क्योंकि हिंद यवन वही लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये उस टाइम पे छोटे यही लोग थे, जो ये क्या नाम था इसका, मोहम्मद बिन कासिम, इसी के जो रह गए थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, गौरी ने भी जजिया वसूला भारत के कुछ इलाकों से। लेकिन क्या वो यहाँ राज करता था, नहीं, वो तो आता था, मारकाट मचाता, एक आधा महीना चला जाता। लिखो, गौरी ने भी जजिया वसूला कुछ इलाकों से, इसलिए गौरी का नाम हम मेन में नहीं लिखेंगे। गौरी ने भी जजिया वसूला कुछ इलाकों से। फिर गौरी टिका भी तो बहुत ना, मतलब बार बार आया, 1175 से लेके 1206, और कुछ कुछ इलाकों में कई महीने तो वहां से जजिया निकालता था ये। नेक्स्ट लिखो, लिखो भारत में, अब भारत शुरू हुआ, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में जजिया कर लगाया। जैसे राज किया तो ऐबक ने किया, वरना पहले भी था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में जजिया कर वसूला।
दिल्ली सल्तनत में जजिया कर वसूला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने, जो पॉइंट रह जाए छोड़ देना, अगला लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अकबर ने जजिया बंद करवा दिया। अकबर ने जजिया बंद करवा दिया। नेक्स्ट लिखो, औरंगजेब ने मेवाड़ को छोड़कर, मेवाड़ जो ये महाराणा प्रताप वाला इलाका था, मेवाड़ को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में फिर से जजिया लगा दिया। औरंगजेब ने मेवाड़ को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में फिर से जजिया लगा दिया। फिर से जजिया लगा दिया। अगले पॉइंट में लिखो, फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर कब आएगा? औरंगजेब के मरने के बाद 3-4 आएंगे ना, वो 1713 से 19 तक रहेगा, कुछ नहीं करेगा ये। लिखो इसमें, फर्रुखसियर ने जजिया हटाया। फर्रुखसियर ने जजिया हटाया पर फिर लगा दिया। फर्रुखसियर ने जजिया हटाया पर फिर लगा दिया। और लास्ट पॉइंट लिखो, मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया वसूलना बंद कर दिया। जजिया वसूलना बंद कर दिया। इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1719 से 1748 तक। तब तक बेइज्जती भी तो हो गई होगी ना 1739 में, जब, हाँ तभी। वो लिखना नहीं है हमें। क्या लिखा तुमने, किसने वसूलना बंद कर दिया? मोहम्मद शाह। अब एक बार पॉइंट्स चेक कर लो, कोई रह गया हो तो उसको पूरा करना। पहला पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जजिया लगाया गया। तो हमने ये नाम कब सुना है? मोहम्मद बिन कासिम के टाइम। अगला पॉइंट तुमने लिखा, पहली बार जजिया यहूदियों और ईसाइयों से वसूला गया, बाद में हिंदुओं पर भी लगा। तीसरा पॉइंट तुमने लिखा, गौरी ने भी जजिया वसूला कुछ इलाकों से, इसलिए गौरी का नाम मेन नहीं है। फिर तुमने लिखा, जजिया भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया दिल्ली सल्तनत में पहली बार, और क्योंकि अब ये राजा है तो ये वसूलेगा सारे इलाके से। फिर तुमने लिखा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला। अकबर ने जजिया लेना बंद करवा दिया। औरंगजेब ने फिर लगवा दिया। कौन सा इलाका छोड़ दिया? मेवाड़। फर्रुखसियर ने जजिया हटाया पर फिर लगाया 6 साल के अंदर। और फिर लिखा तुमने, मोहम्मद शाह रंगीला ने वसूलना बंद कर दिया। कब से कब तक राज किया? 1719 से 48 तक। अब जजिया समझ में आ गया। अगर कहें भारत की जनता से कब वसूला गया? ऐबक के टाइम में। जजिया हमने पहली बार कब सुना? मोहम्मद बिन के टाइम में। किसी प्रांत से कौन छीन के ले गया जजिया के नाम पे? गौरी। लेकिन कौन यहाँ बसा और उसने हमसे टैक्स लिया? और किसने ब्राह्मणों को भी इसमें इंक्लूड किया? किसने पूर्ण रूप से बंद करवाया? किसने वापस चलवाया? किसने बंद भी करवाया और चलवा भी दिया? किसने कहा अब कोई नहीं वसूलेगा, जल्दी से वापस आ जाओ? हम बहलोल लोदी पढ़ चुके, सिकंदर लोदी पर थे। जजिया अब कंप्लीट समझ में आ गया? पेज नंबर 28 पर फटाफट से पहुंचो। पहला पॉइंट देखो, सिकंदर लोदी आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा, फरहंगे सिकंदरी, फारसी में अनुवाद करवाया। और गाने की कला थी, संगीत लिख लो यहाँ, संगीत की किताब, श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। लज्जत लगता है कोई कुकिंग से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये संगीत का है। सिकंदर व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के कारण दाढ़ी नहीं रखता था, लेकिन इसकी पिक्चर जितनी दिखेंगी उनमें सब में इसकी दाढ़ी दिखती है। गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था, अंडरलाइन कर लो, गुलरुखी उपनाम से कविताएं। कौन लिखता था? कुरान खान कौन था? ऐबक। जजिया वसूला भारत में रहकर इब्राहिम लोदी। फटाफट से लास्ट पढ़ेंगे, इसके बाद सीधे चौथे पॉइंट को अंडरलाइन करो। ये 3 ऊपर के चाहो तो पढ़ लेना। 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खतौली, ये खातौली लिखा है, खतौली है, का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम पराजित हुआ। लेकिन इब्राहिम ने नुकसान कर दिया था राणा सांगा का, एक हाथ और एक पैर काट दिया। इसलिए तो उसने किसको इनवाइट किया था? बाबर को। नेक्स्ट टिक करना,
अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और लोदियों के पतन के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत। अफगानों की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय नहीं थी बल्कि कुलीन तंत्रीय थी। किसको इनविटेशन दिया था इन्होंने? अफगान के जो ऊंचे कुल के आदमी थे। इसकी प्रारंभिक व्यवस्था में एक पैराग्राफ करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। सारा इसी से जुड़ा है क्योंकि मुस्लिम राज्य धर्म प्रधान राज्य था। अंडरलाइन कर लो। किस बेसिस पे तुम ये बात कह सकते हो? इन्होंने शरीयत के नियमों का फॉलो किया। जो थोड़े पढ़े लिखे थे ना, उन्होंने बस कहा कि नहीं, बाकी सबने फॉलो किया। टिक कर लो। धर्म प्रधान राज्य, खलीफा सर्वोच्च प्रधान, इसलिए सब परमिशन किसकी मांगते थे? वो देखो ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? एमबीटी। पहले क्या बोला? मैं खलीफा की परमिशन नहीं लूंगा। जब फेल हुआ तो बोला खलीफा की परमिशन ले लूंगा और उसके नाम का खुतबा भी पढ़वाऊंगा। नेक्स्ट टिक करना। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। क्या इससे पहले भारत में सुल्तान थे? राजा, महाराजा, महाराजाधिराज। ये कौन लेकर आया? तुर्की। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये सुल्तान नहीं कहलाता था, तुर्की लेकर आए ये शब्द। अगला टिक करना। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्या गजनवी ने भारत पर राज भी किया? ये उससे पैसा लूटने आया। ये बगदाद के खलीफा से मिलती थी उपाधि। टिक कर लो, उपाधि बगदाद के खलीफा। अगला पॉइंट टिक करना। खिज्र खां को छोड़कर दिल्ली के सभी तुर्की शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस खिज्र खां ने क्यों नहीं उपाधि धारण की? ये डरपोक था, इसने सिक्के भी नहीं चलाए। ये किसके सिक्के चलाता रहा? तुगलकों के। और ये भारत में नहीं रहा, ये मेनली आज के पाकिस्तान, मुल्तान, सिंध, लाहौर, दीपालपुर, यही तो था। ऐबक ने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी? नहीं। लिख लो यहाँ, लिखो ऐबक ने भी नहीं की। उसने इज्जत के लिए नहीं की, इसने डर के लिए नहीं की। ये डरपोक था। किससे डरता था ये? तैमूर से। और तैमूर के बेटे को ये टैक्स भेजता था। यहाँ लिख लो, ऐबक ने भी नहीं की उपाधि, लेकिन दोनों के कारण अलग थे। ऐबक ने इज्जत के चलते नहीं की, इसने डर के चलते। नेक्स्ट पढ़ना। दिल्ली सुल्तानों में अधिकांश ने स्वयं को खलीफा का नायब माना। क्या नायब की कोई पोस्ट भी बनाई थी? नायब ममलिकात 1240 में रजिया की डेथ के बाद। पहला कौन था? ऐतगीन। किसने मर्डर किया? बहराम शाह। उस चालीसा में से नायब बनता था। किसने नायब और चालीसा खत्म कर दिए? बलवर ने। अगला पॉइंट टिक करना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये तुम्हें याद है कौन खिलजी है ये? हाँ, अलाउद्दीन के बाद दो आए थे ना, एक तो ये और एक वो पागल आदमी, देखो हिंदू था, मुसलमान बन के उसने फिर उसने कहा था इस्लाम खतरे में है। किसने? गाजी ने। यहाँ लिख लो 1316 से 1320। चार आदमी थे खिलजियों में, जिनमें दो ताकतवर थे और दो तो कमजोर थे। 1316 से 20 के बीच में मुबारक खिलजी। नेक्स्ट टिक करना। खिज्र खां। खिज्र खां कौन से वंश का है? सैयद का। ये यहाँ के नहीं है। इनको तो चलते चलते कौन राजा बना गया? तैमूर। अंडरलाइन कर लो। खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रभुत्व को स्वीकार किया। इसलिए क्या बोला? मैं क्या नहीं हूँ? सुल्तान। डरपोक था। और रैयत ए आला की उपाधि धारण की। उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इसको समाप्त कर क्या उपाधि? शाह सुल्तान। क्या सिक्के चलवाए थे मुबारक ने? मुबारक ने चलवाए थे, सैयद ने नहीं। चलो कल पढ़ेंगे बाकी।